स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मयंक में। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के अगले पॉइंट के बारे में, जो है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। हम मोनोपोली को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे और बाकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली के बारे में भी जानेंगे हम। तो हम इन तीनों को ही आज इस वीडियो में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, और अगर नहीं हो पाता है तो ही हम अगली वीडियो इसके लिए कंटिन्यू करेंगे, बट मैं चाहूँगा कि इसको मैं कंप्लीट कर दूँ। बाकी मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और EMRS KVS NVS के लिए भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के तरीके भी बताए हुए हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। प्लस माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट से आप कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। EMRS और KVS NVS दोनों एग्जाम्स के लिए वो सफिशिएंट रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। ओके, तो हम बात करें मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हम कर ही चुके हैं पिछली वीडियो में। अब हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है मोनोपोली। तो मोनोपोली का तो ये इंग्लिश है, हम हिंदी वाला पोर्शन देखते हैं। ठीक है, तो मोनोपोली क्या है? मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ सिर्फ एक ही सेलर होता है जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहा होता है, और उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तभी वो अपनी मोनोपोली को क्रिएट करता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? एकाधिकार कहते हैं। इसका मतलब कंज्यूमर के पास चॉइस क्या है? बहुत लिमिटेड होती है। यहाँ फर्म ही इंडस्ट्री होती है, क्योंकि पूरे मार्केट में वही केवल एक प्रोड्यूसर होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लें तो किसी शहर में सिर्फ एक ही कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है। जैसे कि दिल्ली में अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम अलग अलग जोन में एक एक कंपनी के पास होता है, जैसे मान लिया रिलायंस अपने एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। अगर उस एरिया में वही एक सप्लायर है और उसका कोई भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो अपने जोन में मोनोपोली पावर एंजॉय करती है। दूसरा भी हम देख सकते हैं मोनोपोली, जैसे रेलवेज में किसकी मोनोपोली है? IRCTC की या गवर्नमेंट की, और केवल वही प्रोवाइड करती है। तो और उसके अलावा कोई प्रोवाइड करता है क्या रेल सर्विस? नहीं, तो वो वहाँ उसकी मोनोपोली हो गई। तो अब क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक सेलर है, तो उसके पास प्राइस डिसाइड करने की पावर होती है। लेकिन एक और बात याद रखिए कि वो डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग ही प्राइस सेट करता है। मतलब अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा तो डिमांड क्या है? गिर जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मोनोपोलिस्ट है, प्राइस मेकर होता है, लेकिन डिमांड की लिमिटेशन उस पर लगी रहती है हमेशा। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। अगर प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव आसानी से मिल जाए तो मोनोपोली पावर क्या है? कम हो जाती है। लेकिन यहाँ कंज्यूमर को वही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास चॉइस नहीं है। तीसरा है कि बैरियर्स टू एंट्री, यानी नए फर्म्स इजीली मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। ये क्या है? लीगल रेस्ट्रिक्शन है। पेटेंट राइट से रिलेटेड हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट या रॉ मटेरियल पर कंट्रोल की वजह से ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज जैसे सेक्टर में हिस्टोरिकली एक ही ऑपरेटर रहा है, जो एक तरह की नेचुरल मोनोपोली का एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इतनी हाई होती है कि मल्टीपल फर्म्स का आना प्रैक्टिकल ही नहीं है वहाँ पर। तो ये चीज़ें हम रेस्ट्रिक्टेड एंट्री में देख सकते हैं। प्राइस मेकर की भूमिका में अगर देखें तो मोनोपोलिस्ट क्या होता है? प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर नहीं। जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट करती है, लेकिन मोनोपोली में क्योंकि सिर्फ एक ही सेलर है, वो अपना आउटपुट डिसाइड करके प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, वो बिल्कुल मनमर्जी से प्राइस सेट नहीं करता, उसे डिमांड कर्व का सामना करना पड़ता है। अगर वो आउटपुट कम करेगा तो मार्केट में स्कैर्सिटी होगी और प्राइस बढ़ेगी, और अगर आउटपुट बढ़ा है तो प्राइस गिर सकता है। इसका क्लासिक रियल एग्जांपल आप देख सकते हैं ऑयल मार्केट में। जब प्रोडक्शन कट करता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर हमको असर देखने को मिलता है। ये प्योर मोनोपोली नहीं है, बल्कि कार्टेल है, लेकिन फिर भी प्राइस इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट हम यहाँ क्लियरली समझ सकते हैं। अगला फीचर है परफेक्ट नॉलेज। तो जो ये क्या है? एक थियोरेटिकल एसम्पशन है। थ्योरी के हिसाब से ये माना जाता है कि बायर्स और मोनोपोलिस्ट दोनों को प्राइस, कॉस्ट और प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होती है। रियल वर्ल्ड में हम देखें तो ये कंडीशन परफेक्टली सेटिस्फाई भी नहीं होती।
लेकिन एनालिसिस को सिंपल बनाए रखने के लिए एजम्पशन का यूज़ किया जाता है। लास्ट है क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर मोनोपोलिस्ट अलग अलग मार्केट्स को सेपरेट कर सके और उनकी डिमांड इलास्टिसिटी डिफरेंट हो, तो वो सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है। जैसे कि इंडियन रेलवेज पैसेंजर ट्रेन में स्टूडेंट्स से अलग, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग और जनरल पैसेंजर से अलग फेयर्स लिए जाते हैं। ये क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जहाँ एक ही सर्विस के लिए डिफरेंट ग्रुप से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किया जाता है। तो मोनोपोली में हम कंपटीशन का एब्सेंस होता है, फर्म के पास प्राइस पर कंट्रोल होता है, एंट्री बैरियर्स उसकी पावर को प्रोटेक्ट करते हैं और इसी वजह से वो लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, जो परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल ही नहीं था। इसके बाद हम देखें अगर मोनोपोली के बारे में, कि सबसे इम्पोर्टेंट इसकी क्लैरिफिकेशन है कि मोनोपोली फर्म डायरेक्टली प्राइस फिक्स नहीं करती है, इन द सेंस कि वो बोर्ड पर कोई भी नंबर लिख दे और मार्केट उसे एक्सेप्ट कर ले, ऐसा। तो टेक्निकली स्पीकिंग मोनोपोलिस्ट जो है क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, प्राइस को नहीं। तो फर्म पहले डिसाइड करती है कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी और फिर उस आउटपुट के करस्पॉन्डिंग जो प्राइस कंज्यूमर्स देने को रेडी होते हैं वो डिमांड कर्व से मिलता है। ठीक है, मतलब अगर फर्म कम क्वांटिटी में मार्केट में देगी तो स्कैरसिटी क्रिएट होगी और डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग प्राइस हाई होगा, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी देगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि मोनोपोलिस्ट क्वांटिटी चूज करता है और प्राइस डिमांड कर्व डिटरमाइन करता है। यहाँ एक सब्टल लेकिन एक इम्पोर्टेंट थियोरिटिकल बात यह है कि मोनोपोलिस्ट अपनी मर्जी से अनलिमिटेड हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का सामना करना पड़ता है। डिमांड ही उसकी लिमिटेशन है। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा सेट करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड शार्पली गिर जाएगी, टोटल रेवेन्यू कम हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि मोनोपोली में डिमांड कर्व ही एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है और वही फर्म के लिए प्राइस लाइन का काम करता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होती है, लेकिन मोनोपोली में प्राइस लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्योंकि डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, तो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि अगर फर्म को एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचनी है तो उसे प्राइस कम करना होगा। इसी वजह से मार्जिन रेवेन्यू कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे देखने को मिलता है यहाँ पर हमें। इसी कंटेस्ट में अगर हम कहें कि मोनोपोली फर्म प्राइस टेकर नहीं होती तो मार्केट प्राइस को सिंपली एक्सेप्ट नहीं करती जैसे परफेक्ट कंपटीशन करता है, बल्कि वो आउटपुट एडजस्ट करके प्राइस को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। इसके बाद अगर हम चीज़ें देखें तो क्या कारण हो सकते हैं मोनोपोली के, मतलब किस सिचुएशन में हम देखते हैं कि मोनोपोली अराइज हो सकती है। तो सबसे पहला अगर कारण है तो वो है पेटेंट राइट, पेटेंट का अधिकार। जब गवर्नमेंट किसी फर्म को किसी न्यू इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी या मेडिसिन पर एक्सक्लूसिव राइट दे देती है तो उस स्पेसिफिक पीरियड तक सिर्फ वही फर्म उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस और सेल कर सकती है। इसका मतलब मार्केट में उस प्रोडक्ट का कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं होगा। अगर एग्जांपल देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब कोई कंपनी नई लाइफ सेविंग ड्रग अगर इन्वेंट करती है और उससे पेटेंट मिल जाता है तो पेटेंट पीरियड के दौरान वो फर्म मोनोपोली पावर एंजॉय करती है। पेटेंट का ऑब्जेक्टिव इनोवेशन को एनकरेज करना होता है, लेकिन साइड इफेक्ट ये होता है कि टेम्पररी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, क्योंकि तब तक कोई और कंपनी सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकता। भाई दूसरा अगर इम्पोर्टेंट रीजन देखें तो कार्टेल्स है। कैसे, जब मल्टीपल फर्म्स कंपटीशन करने के बजाय आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं कि प्राइस क्या होगा और प्रोडक्शन कितना होगा, तो वो प्रैक्टिकली एक सिंगल सेलर की तरह बिहेव करती हैं। यहाँ फॉर्मली जो है फर्म्स अलग अलग होती हैं लेकिन उनका डिसीजन कोऑर्डिनेटेड होता है। अगर एग्जांपल देखें तो हम ओपेक में देखते हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है और ग्लोबल ऑयल सप्लाई का कोऑर्डिनेट करके वो क्या करता है, प्राइस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डालता है। ये प्योर मोनोपोली तो नहीं है लेकिन मोनोपोली लाइक सिचुएशन को क्रिएट करता है ये। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो लीगल बैरियर्स या लाइसेंसिंग हमको समस्या देखने को मिलती है। जैसे कभी कभी गवर्नमेंट खुद लॉज, परमिट्स या लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर देती है। अगर किसी सेक्टर में एंट्री के लिए स्पेशल अप्रूवल चाहिए और वो अप्रूवल लिमिटेड फर्म्स को दिया जाता है तो नेचुरली कंपटीशन
कम हो जाता है। इंडिया में लिबरलाइजेशन से पहले लाइसेंस राज के दौरान कई इंडस्ट्रीज में एंट्री स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड थी, जिससे लिमिटेड प्रोड्यूसर्स ही मार्केट में ऑपरेट कर पाते थे। बट 1991 के बाद ये चीज़ें चेंज हो गई। नेक्स्ट कॉज क्या है हमारा? एंडाउमेंट या ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। अगर किसी फर्म के पास किसी एसेंशियल रॉ मटेरियल या रेयर मिनरल जो है उस पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल हो, तो दूसरी फर्म्स क्या है, प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगी। फॉर इंस्टेंस अगर देखें तो अगर कोई कंपनी किसी रेयर मिनरल की मेजर माइंस ओन करती हो जो एक स्पेसिफिक हाई टेक प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है, तो वो दूसरी फर्म्स को इनडायरेक्टली मार्केट से बाहर रख सकती है। रिसोर्स कंट्रोल मोनोपोली पावर का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है। तो इसी तरह अगर देखें तो मोनोपोली अक्सर या तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन से या फर्म्स की म्यूचुअल एग्रीमेंट से या स्कार्स रिसोर्सेज पर कंट्रोल से या लीगल रेस्ट्रिक्शन से इमर्ज होती है। और हर केस में कॉमन फैक्टर ये होता है कि एंट्री का रेस्ट्रिक्शन और कंपटीशन का कम हो जाना। मोनोपोली जो है, अगर हम इसकी बात करें तो मोनोपोली में इंडिपेंडेंट सप्लाई कर्व नहीं होती, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह प्राइस टेकर नहीं होती बल्कि प्राइस मेकर होती है। यहाँ फर्म का आउटपुट डिसीजन सिर्फ प्राइस पर डिपेंड नहीं करता बल्कि डिमांड कर्व और कॉस्ट कंडीशंस दोनों पर डिपेंड करता है। मोनोपोली फर्म में हम देखते हैं कि एमसी बराबर एमआर रूल तो फॉलो होता ही है और प्राइस डिमांड कर्व से डिटरमाइन होती है। इसीलिए अगर कॉस्ट सेम रहे लेकिन डिमांड शिफ्ट हो जाए तो अलग अलग प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। इसी वजह से एक डेफिनेट सप्लाई कर्व ड्रॉ कर पाना यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मोनोपोली में इंडिपेंडेंट सप्लाई कर्व नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इस चीज़ को। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लॉन्ग रन में है वो मोनोपोली कंटिन्यूसली लॉस नहीं उठाती है, ठीक है, क्योंकि अगर लॉस हो रहा है तो फर्म या तो प्राइस एडजस्ट करेगी डिमांड इलास्टिसिटी को देखते हुए, या फिर आउटपुट रिड्यूस करेगी, या एक्सट्रीम केस होगा जब वो मार्केट से एग्जिट करेगी। और क्योंकि मोनोपोली में एंट्री बैरियर्स होते हैं इसलिए लॉन्ग रन में जनरली फर्म नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ डिग्रीज हैं इसकी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। तो हमने क्या बोला था कि मोनोपोली जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस वसूलने का काम करती है। तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 3 डिग्रीज हमको यहाँ देखने को मिलती हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो तब होता है जब एक मोनोपोली फर्म सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसेस पर बेचती है, और इसकी 3 मेन डिग्रीज हमको यहाँ देखने को मिलती हैं। फर्स्ट डिग्री इसको बोलते हैं परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस कौन खा लेता है? प्रोड्यूसर। अब इसमें देखते हैं हम क्या होता है कि फर्स्ट डिग्री में फर्म हर कंज्यूमर से उसकी मैक्सिमम विलिंगनेस को पे के हिसाब से प्राइस चार्ज करती है, यानी हर यूनिट अलग प्राइस पर बिक सकती है और पूरा कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। अगर कंज्यूमर ने सोचा कि भाई कि कोई अगर वो प्रोडक्ट खरीदने जाता है और उसको लगता है कि भाई ये मुझे 25 रुपये में मिलेगा, और प्रोड्यूसर जो है एक्चुअल में उसकी प्राइस रखे हैं 15, लेकिन वो उसको बेच देता है 25 में ही, तो अ, तो पूरा का पूरा उसने कंज्यूमर सरप्लस खा लिया। मतलब 15 उसकी प्राइस होनी चाहिए थी, बट उसको कितने में दिया? 25 में। 10 का 10 जितना भी था पूरा का पूरा उसने रिसीव कर लिया। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? जितना कंज्यूमर सोचता है कि उसकी किसी प्रोडक्ट की प्राइस होगी और जितनी एक्चुअल प्राइस होती है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। तो अगर इसका एग्जांपल के लिए देखें कि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हर पेशेंट से उसकी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फीस चार्ज करे, या किसी एंटीक पेंटिंग की ऑक्शन जहां हर बायर अलग मैक्सिमम बिड देता है, तो ये सारे फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम देख सकते हैं। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो प्राइस क्वांटिटी के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे बल्क परचेज पर अलग रेट रहेगा, यहाँ कंज्यूमर अपनी खपत के स्लैब के अकॉर्डिंग प्राइस पे करता है। जैसे कि एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी स्लैब रेट्स अगर हम देखें तो अलग अलग स्लैब के हिसाब से अलग अलग रेट्स होते हैं। मोबाइल डाटा रिचार्ज प्लान्स जहाँ ज़्यादा जीबी लेने पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। या होलसेल मार्केट में हम देखें थोक खरीद पर हमको डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो ये सारे सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो फर्म है डिफरेंट मार्केट्स
या कंज्यूमर ग्रुप्स में अलग अलग प्राइस चार्ज करती है। और ये डिमांड की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। जहाँ डिमांड लेस इलास्टिक होती है वहाँ हाई प्राइस होती है, और जहाँ मोर इलास्टिक होती है तो वहाँ लो प्राइस चार्ज किया जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो स्टूडेंट्स को डिस्काउंट्स, सीनियर सिटीजन्स को कंसेशनल रेलवे फेयर, या मूवी टिकट्स में वीकडेज और वीकेंड पर अलग प्राइसेस। ये तीनों डिग्रीज मोनोपोली की प्राइसिंग पावर को प्रैक्टिकल एग्जाम्स के साथ क्लियर करने का काम करती हैं। अब अगर हम देखें तो अगला देखें मोनोपोली पावर का, कि यहाँ पर मोनोपोली पावर से क्या रिलेटेड है। तो अगर हम बात करते हैं मोनोपोली पावर की, तो ये मेजर करने का साइंटिफिक तरीका है मोनोपोली पावर की, जिसे हम क्या लर्नर इंडेक्स भी कहते हैं, जो किसने दिया था, लर्नर ने दिया था। इसका फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल टू पी माइनस सी अपॉन पी, या फिर ए आर माइनस एम सी अपॉन ए आर। इसके 2 से 3 फॉर्मूले हमको देखने को मिलते हैं। ये इंडेक्स बताता है कि फर्म प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट से कितना ऊपर सेट कर पा रही है, यानी उसकी मार्केट पावर कितनी है। अगर प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। इसका मतलब ये है कि फर्म के पास कोई मोनोपोली पावर ही नहीं है। ये परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होती है जब एल की वैल्यू 0 होती है। और अगर प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट हो तो तब एल की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच होगी, मतलब फर्म के पास मोनोपोली पावर मौजूद है। और पी और एम सी के बीच जितना ज्यादा गैप होता है उतनी ही ज्यादा मोनोपोली पावर होगी। थ्योरेटिकली इसका रिलेशन अगर हम डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी से भी अगर हम दें तो क्या होता है, एल इज इक्वल टू 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसका अगर सिंपल इंट्यूशन ये है कि डिमांड जितनी इनलास्टिक होगी, जितनी इनएलास्टिक बेलोजदार होगी, फर्म उतना ही ज़्यादा प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर रख सकती है। इसलिए मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी, और डिमांड जितनी इलास्टिक होगी कंज्यूमर्स इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, तो फर्म की प्राइस बढ़ाने की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कंक्लूजन ये है कि लर्नर इंडेक्स हमें ये बताता है कि फर्म कॉम्पिटेटिव बेंचमार्क, जो कि प्राइस बराबर मार्जिनल कॉस्ट है, से कितनी दूर होता है, और वही डिस्टेंस उसकी एक्चुअल मार्केट पावर को मेजर करता है। इसके अगर हम बात देखें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अब तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, तो सबसे पहला अगर हम देखें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हमको देखने को मिलते हैं यहाँ। मतलब मार्केट में बहुत सी फर्म्स होती हैं, लेकिन हर फर्म का मार्केट शेयर छोटा होता है। जैसे एक सिटी में दर्जन ऑफ रेस्टोरेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लेकिन कोई एक पूरे मार्केट को डोमिनेट नहीं करता, क्योंकि मल्टीपल अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, अलग अलग कोचिंग्स हैं। दूसरा अगर हम देखें तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमको देखने को मिलता है, मतलब कि उत्पाद भिन्नीकरण। मतलब प्रोडक्ट्स सिमिलर कैटेगरी के होते हैं पर आइडेंटिकल नहीं होते। डिफरेंस क्वालिटी, टेस्ट, पैकेजिंग या ब्रांड के नाम पर हमको देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल दें कि अगर हमको टूथपेस्ट खरीदना है तो कॉलगेट अपना अलग बताएगा कि भैया इस इस कॉलगेट में नमक है, इसमें धनिया पुदीना है, या ईटीसी ईटीसी। या फिर दूसरी तरफ होता है पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट, कॉलगेट, एंकर, अलग अलग टूथपेस्ट हमको ये देखने के हैं। और हर के अलग अलग ब्रांडिंग, पैकेजिंग और परसेप्शन अलग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिलता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, या जो क्या बोले उत्पाद विभेदीकरण, ये भी बोल सकते हैं इसको। तीसरा क्या फीचर है हमारा, फ्री एग्जिट एंड एंट्री एंड एग्जिट। मतलब लॉन्ग रन में एंट्री बैरियर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो न्यू फर्म से एंटर कर सकती हैं। जैसे कि लोकल बेकरी या कैफे बिजनेस में नई शॉप्स इजीली ओपन हो जाती हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि प्रॉफिट मिल रहा है तो वो ओपन हो जाती हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ब्रांड लॉयलिटी की वजह से फर्म को अपने कस्टमर्स को एक लॉयल बेस मिलता है। जैसे और के कस्टमर्स अपने प्रेफर्ड ब्रांड को इजीली स्विच नहीं करते, इसलिए फर्म का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हमको देखने को मिलता है। अगला है हमारा लिमिटेड प्राइस कंट्रोल। लिमिटेड प्राइस कंट्रोल मतलब फर्म थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज कर सकती है क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज करेगी तो कस्टमर्स सब्सटीट्यूट ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए प्राइस कंट्रोल तो होता है बट लिमिटेशन होती है उसमें। अगर इसके बाद हम देखें सेलिंग कॉस्ट की बात अगर हम करें तो इस मार्केट स्ट्रक्चर में हमको क्या देखने को मिलता है कि एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग और प्रमोशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फर्म्स को अपने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर के माइंड में स्टैब्लिश करना होता है।
जैसे और हैवी एडवर्टाइजिंग करते हैं ताकि ब्रांड रिकॉल स्ट्रॉन्ग रहे। ये सेलिंग कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट से अलग होती है और डिमांड को शिफ्ट करने के लिए की जाती है। सेलिंग कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमने देखा था कि ये चैम्बरलिन द्वारा दिया गया था, और हम देखते हैं जैसे सेलिंग के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह कराया जाता है। जैसे ओप्पो वीवो एक टाइम पर कितने ज़्यादा फेमस थे, हर जगह उनकी एडवर्टीजमेंट चला करती थी, तो उनकी कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट बहुत हुआ करती थी। अगला है नॉन प्राइस कंपटीशन, मतलब कि गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा। यहाँ फर्म सिर्फ प्राइस कम करके compete नहीं करती, बल्कि एडवर्टाइजमेंट, बेटर क्वालिटी, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, कस्टमर सर्विस और ब्रांड वैल्यू के थ्रू यहाँ पर कंपटीशन हमको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए प्रीमियम ब्रांडिंग और डिज़ाइन से compete करना, जबकि प्रोडक्ट वेराइटी और फीचर्स पर फोकस भी यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखते हैं ना कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग कपड़े देखने को मिलते हैं, ठीक है, कोई अपना ब्रांड बताता है, कोई अपने में क्वालिटी बताता है, कोई सस्ते में बेचता है, मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग हमको क्वालिटी में भी देखने को मिल सकता है, ब्रांड के अकॉर्डिंग भी देखने को मिलता है, तो उसमें अंतर देखने को हमको मिलता है पैकेजिंग के अकॉर्डिंग सब। तो ये नॉन प्राइस कंपटीशन है, मतलब जिसका आधार कीमत ना हो कि कीमत बढ़ा के घटा के, सेम प्राइस पे भी अलग अलग ब्रांड्स अपनी अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग बेच सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन में बात की गई है, मतलब दीर्घकाल में सामान्य लाभ। शॉर्ट रन में फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती हैं क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन उन्हें टेम्पररी एडवांटेज दे देता है, लेकिन लॉन्ग रन में फ्री एंट्री के कारण न्यू फर्म्स मार्केट में आ जाती हैं और डिमांड शेयर डिवाइड हो जाता है, और आखिरकार सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही यहाँ उनके लिए बचता है। तो हम ये देखते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या है, इंटरमीडिएट मार्केट स्ट्रक्चर है। ये परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच की एक सिचुएशन है जहाँ कंपटीशन भी होती है और प्राइड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी। इसी की वजह से लिमिटेड मार्केट पावर भी यहाँ एग्जिस्ट करती है। इसीलिए रियल वर्ल्ड मार्केट्स को सबसे प्रैक्टिकल तरीका है एक्सप्लेन करने का। तो रियल मार्केट जो हम देखते हैं वो मोनोपोलिस्ट ही रहता है ज़्यादातर। अगला है हमारा क्या, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली को अगर हम देखें तो ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ फ्यू लार्ज फर्म्स होती हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही कम होती हैं, 2 से 10 तक मान लो, 2 से 10, उससे अधिक नहीं, मतलब एक से तो ज़्यादा ही होगी, 2 से 10 के बीच में अगर फर्म्स होती हैं तो वो ओलिगोपोली कहलाता है। पूरे मार्केट पर डोमिनेट करती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। जैसे कि आजकल हम देखते हैं जियो, आइडिया, एयरटेल, जो ये टेलीकॉम सेक्टर है, ये एक प्रकार का ओलिगोपोली है क्योंकि गिनती की फर्म्स है हमारे पास, सेलर्स हैं। यानी एक फर्म अगर प्राइस या आउटपुट चेंज करे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बाकी फर्म्स पर भी देखने को मिलता है। इसलिए हर फर्म डिसीजन लेने से पहले राइवल्स के रिएक्शन को ध्यान में रखती है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि अगर एक ने प्राइस बढ़ाया तो बाकी भी प्राइस बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या है वो देखते हैं। तो इस टाइप के हिसाब से हमको क्या है, 2 प्रकार की हमको ओलिगोपोली देखने को मिलती है, एक कॉल्यूसिव ओलिगोपोली और एक नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। कॉल्यूसिव ओलिगोपोली को हिंदी में कहते हैं सहयोगी अल्पाधिकार, और नॉन कॉल्यूसिव को क्या कहते हैं, असहयोगी अल्पाधिकार। तो पहले हम देखते हैं कॉल्यूसिव ओलिगोपोली को। इसमें क्या है, फर्म्स आपस में कोऑपरेट करती हैं, प्राइस या आउटपुट फिक्स करने के लिए ये एग्रीमेंट करती हैं ताकि कंपटीशन क्या हो, कम हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके। कई बार ये क्या देखने को मिलता है कि ये फर्म्स जो है वो मिलकर कार्टेल भी बना लेती हैं। कार्टेल मतलब एक प्रकार की जॉइंट मोनोपोली की तरह बिहेव करती हैं। तो इसका क्लासिक एग्जांपल जहां हमको देखने को मिलता है, ओपेक में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मिलकर आउटपुट कंट्रोल करती हैं ताकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पर इन्फ्लुएंस बनाया जा सके। उसी प्रकार से हम नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली में देखते हैं असहयोगी अल्पाधिकार। तो इसमें फर्म्स कोई फॉर्मल एग्रीमेंट तो करती नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंटली क्या करती हैं, डिसीजन लेती हैं, लेकिन फिर भी हाईली इंटरडिपेंडेंट होती हैं। मतलब डिसीजन इंडिपेंडेंट लेंगे लेकिन वो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निर्भर निर्भर करती हैं। यहाँ क्या है, इंटेंस कंपटीशन होती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार प्राइस रिजिडिटी भी हमको देखने को मिलती है, जैसे कि किंक डिमांड कर्व में हमको देखने को मिलती है, जो कि बनाया था किसने, पॉल स्वीजी ने। उनकी थ्योरी में ये दिया गया है। यहाँ पर क्या है, फर्म्स प्राइस बढ़ाने से डरते हैं क्योंकि राइवल्स फॉलो नहीं करेंगे और प्राइस कम करने पर सब फॉलो करेंगे, इसलिए प्राइस स्टेबल रह सकती है। रियल लाइफ एग्जांपल के लिए टेलीकॉम सेक्टर में अगर और एक दूसरे की प्राइसिंग डिसीजन को क्लोजली मॉनिटर क्या है किया जाता है टेलीकॉम सेक्टर में, हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर और भी अगर
हम इसके फीचर्स देखें ओलिगोपोली के, तो हम उस पर अगर बात करें तो सबसे पहला है फ्यू सेलर्स। मार्केट में सिर्फ कुछ बड़ी फर्म्स होती हैं जो मेजॉरिटी सप्लाई कंट्रोल करती हैं, जैसे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है। दूसरा है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। हर फर्म का प्राइस या आउटपुट डिसीजन डायरेक्टली राइवल्स को इम्पैक्ट करता है, इसलिए डिसीजन लेने से पहले कॉम्पिटिटर की रिएक्शन का अंदाजा लगाया जाता है। यही ओलिगोपोली का कोर कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है, जो कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा है बैरियर्स टू एंट्री। हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी, पेटेंट या लीगल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हमको ये देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंट्री करना इजी नहीं है, जहाँ हमको और जैसे जाइंट्स ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड देखने को मिलते हैं। प्रोडक्ट होमोजेनस या डिफरेंशिएटेड दोनों हो सकता है। अगर प्रोडक्ट आइडेंटिकल है जैसे स्टील या सीमेंट, तो प्योर ओलिगोपोली होती है। और अगर ब्रांडिंग और फीचर्स में डिफरेंस हो जैसे कार्स या स्मार्टफोन्स, तो वो डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली कहलाती है। उसके बाद है क्या, प्राइस रिजिडिटी हमको देखने को मिलती है। प्राइस रिजिडिटी क्या है? प्राइस रिजिडिटी होती है कीमत कठोरता, मतलब प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल रहती हैं। किंग डिमांड कर्व थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्म्स प्राइस बढ़ाने या कम करने से बचती हैं, क्योंकि राइवल्स की रिएक्शन अनसर्टेन होती है, कोई निश्चित नहीं होती। इस वजह से नॉन प्राइस कंपटीशन हमको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, मतलब एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग और गुणवत्ता के आधार पर मार्केट में कम्पीट करना। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉल्यूजन, मतलब फर्म्स कभी कभी एग्रीमेंट करके कार्टेल बना सकती हैं ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। और इसका ग्लोबल एग्जांपल तुमको पता ही है, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। राइवल्स के अनसर्टेन रिएक्शन के कारण किसी एक फर्म के लिए एग्जैक्ट डिमांड कर्व डिटरमाइन करना यहाँ बहुत मुश्किल होता है और हमको देखने को मिलता है। इसके बाद नॉन कोल्यूसिव, अगर ओलिगोपोली के मॉडल्स के बारे में बात करें तो ये हमारे सामने जो मॉडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कॉर्नेट मॉडल, बर्ट्रैंड, एजवर्थ, चैम्बरलिन, स्टेकलबर्ड और किंग डिमांड कर्व, ये सारे के सारे जो मॉडल हैं वो हम लाइन से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। मतलब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने अरेंज करे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल को एक फ्लो में अगर समझते हैं तो ये ऐसा बनेगा कि क्योंकि ये सारे मॉडल्स ये बताते हैं कि जब फर्म्स आपस में फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं करती तब भी उनका बिहेवियर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक होता है। सबसे पहले कॉर्नेट मॉडल अगर हम देखें, जो कि अगस्टिन कॉर्नेट ने दिया था, इसमें फर्म्स आउटपुट डिसाइड करके compete करती हैं। हर फर्म मानकर चलती है कि राइवल का आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए इस क्वांटिटी कंपटीशन भी कहा जाता है या आउटपुट कंपटीशन कहा जाता है। जैसे सीमेंट या स्टील इंडस्ट्री में फर्म्स प्रोडक्शन लेवल एडजस्ट करके इनडायरेक्टली प्राइस इफेक्ट करती हैं। दूसरा हमारे पास क्या, बर्ट्रैंड मॉडल, जो कि जोसेफ बर्ट्रैंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ फर्म्स प्राइस कट करके compete करती हैं, वहाँ आउटपुट था और यहाँ पर प्राइस कट करके कंपटीशन करती हैं। और अगर प्रोडक्ट्स होमोजेनस हो तो प्राइस वॉर यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। जैसे कभी कभी टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस, जियो और एयरटेल के बीच हमको एग्रेसिव प्राइसिंग देखने को मिलता है। तीसरा है एजवर्थ मॉडल, जो कि एजवर्थ ने ही दिया था। इसमें जब फर्म्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड होती है तो कंटिन्यूस अंडरकटिंग के चक्कर में प्राइस स्टेबल नहीं होती बल्कि फ्लक्चुएट करती रहती है। और इसी की वजह से यहाँ पर हमको प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। कैसी प्रॉब्लम, कि यहाँ पर प्राइस आउटकम जो है वो इनडिटर्मिनेट होता है। ठीक है। इस यहाँ पर फ्लक्चुएट ही करती रहती है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम हमको देखने को नहीं मिलता। चौथा है हमारा चैम्बरलिन मॉडल, जो कि चैम्बरलिन से ही संबंधित है। इसमें फर्म्स म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को समझकर बिना किसी फॉर्मल कॉल्यूजन के भी मोनोपोली लाइक आउटपुट तक पहुंच सकते हैं, यानी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग यहाँ डेवलप हो सकती है। पांचवा है स्टेकलबर्ग, तो स्टेगलबर्ग ने दिया था। इसमें क्या है, एक फर्म लीडर होती है जो पहले आउटपुट डिसाइड करती है और दूसरी फर्म क्या होती है, फॉलोअर होती है जो उस डिसीजन के हिसाब से रिएक्ट करती है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक डोमिनेंट अगर फर्म पहले प्रोडक्शन अनाउंस करे और बाकी उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और लास्टली क्या है, किंग डिमांड कर थ्योरी, जो कि पॉल स्वीजी से जुड़ा हुआ है। ये एक्सप्लेन क्या करता है कि ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी क्यों होती है। यहाँ पर वैसे दोनों ही देखने को मिलती है, प्राइस और क्वांटिटी रिजिडिटी दोनों ही हमको यहाँ देखने को मिलती हैं। इस बात का याद रहे, प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर रिजिड हियर। अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाती है तो राइवल्स फॉलो नहीं करती क्योंकि डिमांड इलास्टिक हो जाती है,
और अगर प्राइस कम करती है तो सब फॉलो कर लेते हैं क्योंकि डिमांड इनलास्टिक हो जाती है। इसलिए फर्म्स प्राइस चेंज करने से बचती हैं और प्राइस रिलेटिवली स्टेबल रहती है। तो अगर हम इसका पूरा कंक्लूजन देखें तो ये है कि ये नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली में फर्म्स इंटरडिपेंडेंट दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी हर स्ट्रेटजी राइवल्स की एक्सपेक्टेड रिएक्शन को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। इसी वजह से ये मार्केट स्ट्रक्चर पूरे इकोनॉमिक्स से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और गेम थ्योरी ओरिएंटेड बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें देखने को मिलती हैं। अगर आपको देखना है तो इसके डिफरेंसेस जो हैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली और ओलिगोपोली में आपको सामने देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। तो अब एक बार पढ़ लीजिएगा इनको, समझ में आ जाएगा क्या अंतर है। आज की क्लास यहीं तक थी और हमारा मार्केट कंप्लीट हो गया है। और बस इसके बाद अब हमारा जो रहेगा लास्ट प्राइस वाला रहेगा, और प्राइस वो डिमांड एंड सप्लाई का जो डिटर्मिनेशन होता है ना, मार्केट इक्विलिब्रियम, वो रहेगा। और उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स यहीं तक रहेगी और फिर जो धीरे धीरे रहेगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी तो मैं उसमें डालता रहूँगा माइक्रो में। बाकी हमारे लिए अभी इतना सफिशिएंट है। बाकी कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।